आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उर्दू की। राजस्थान में अक़लियत की तालीम के लिए बेहद ज़रूरी है उर्दू का होना, लेकिन राजस्थान के अंदर पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक उर्दू को ख़त्म करने को लेकर बहुत सा बवाल मच रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर के जामा मस्जिद से बड़ा बवाल किया है, तो उर्दू शिक्षक संघ इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों से मिल रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन तमाम हमारे मेहमानों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हाफिज़ मंजूर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, जो तहरीक उर्दू राजस्थान के कन्वीनर हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अमीन कायम खानी साहब, जो राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ आरको साहब, जो कि मिली काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम हुसैन खान साहब, जो बीजेपी से उद्योग प्रकोष्ठ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ में मौजूद है सलावत खान साहब। सलावत खान साहब ताल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। उर्दू को लेकर के पहले भी ये कई जो है अहम कार्यक्रम कर चुके हैं। हमारे साथ में मौजूद है निज़ाम साहब, जो कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में नाजिम साहब मौजूद है, जो जमात इस्लामी हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अबुल्लैस साहब हमारे साथ में मौजूद है, जो मंसूरी पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, क्या वजह है, कितनी ज़रूरत है उर्दू की, ख़ास तौर पर अक़लियत की तालीम के लिए। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा अमीन कायम खानी साहब से, जो इस पूरे मसले को लेकर के एक इंट्रोडक्शन हमें दें। आखिर क्या वजह है, क्यों ये मसला इतना बड़ा है, क्यों उसको लेकर के इतना हंगामा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, हुकूमत राजस्थान ने महकमा तालीम के अंदर जिस तरह से स्टाफिंग पैटर्न जो सेकेंडरी सेटअप के लिए किया गया था, अब पूरे सूबे के अंदर जितनी भी जो एलिमेंट्री की जो स्कूल्स है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स, उसमें सभी में स्टाफिंग पैटर्न का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। स्टाफिंग पैटर्न के अंदर जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके अंदर ये है कि स्ट्रेंथ जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है 2009 का, उसको कंसिडर रखते हुए छात्र संख्या के अनुपात में सब्जेक्ट वाइज पोस्टों का अलॉटमेंट हुआ है। बड़े ताज्जुब की बात तो ये हुई कि चूंकि जब मसला उर्दू का आया, तो राजस्थान के अंदर उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती चारों जो लैंग्वेजेज है, वो माइनॉरिटी लैंग्वेजेज का दर्जा हासिल है। हिंदुस्तान के आईन के 350A के अनुच्छेद में भी प्रोविज़न है कि अक़लियती ज़बान के तलबा को उनकी जो बुनियादी तालीम है, प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा है, वो मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी ये प्रावधान था कि यथासंभव विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। लेकिन इस स्टाफिंग पैटर्न में दो तरह के मामले सामने आए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है बुनियादी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे पढ़ेंगे, उनको जो टीचर्स होगा वो लेवल 1 का होगा। लेवल 1 के अंदर इससे पहले राजस्थान के अंदर उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती की उर्दू मीडियम और उर्दू लैंग्वेज की पढ़ाई चलती थी। अभी स्टाफिंग पैटर्न में पूरे राजस्थान में लेवल 1 में से उर्दू मीडियम और उर्दू लैंग्वेज को बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब सीधी से अगर बात करें तो पहली से 5वीं क्लास तक बच्चे अब उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी मीडियम होगा बच्चों का, और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, वो चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी को अपना लिया है, अंग्रेजी को लागू कर दिया और लेवल 1 से खत्म कर दिया। अब लेवल 2 की जो बात आई, 6ठी से लेके 8वीं जमात तक का है, एलिमेंट्री का मामला है। 6ठी से 8वीं तक बच्चे को TL पढ़ने के लिए बोला है, तृतीय भाषा। तृतीय भाषा में संस्कृत के अलावा उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती में से एक सब्जेक्ट होता है। उसका भी आलम यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन जो हमारे राजस्थान के 1500 से लेकर 2000 तक मुदरिस जो तकरूर किए हुए थे सरकार ने, अब पूरे राजस्थान में लगभग 600 पोस्टें दी है। हाफिज मंजूर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बड़ा आंदोलन 1 साल पहले राजस्थान में किया, लाखों लोग सड़कों पर आए, अब फिर वही जो है चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, हालात क्या हैं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? असल में पिछले साल भी स्टफिंग पैटर्न के नाम के ऊपर हुकूमत राजस्थान ने जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए जो है उर्दू टीचर्स के ट्रांसफ़र किए थे, तकरीबन 700 के। उस सिलसिले में हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, और उसके नतीजे में हुकूमत ने जो है अपने उस फैसले को वापस लिया था, और ये आश्वासन दिया गया था कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और हम उस वक्त मुतमईन भी हो गए थे, क्योंकि सारे टीचर्स को वापस कर दिया गया था उनके ओरिजिनल प्लेसेस के ऊपर। लेकिन अब दोबारा फिर स्टफिंग पैटर्न के नाम के ऊपर जो है हुकूमत ने जो नया कदम उठाया है, इससे विशेषकर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर एक बेचैनी का माहौल है, और पूरे राजस्थान के अंदर मुख्तलिफ संगठन जो है इसको इशू को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें बैठे बैठे जो है कुछ न कुछ ऐसी सूझती है कि वो हर साल 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे जो है पूरा राजस्थान का
अंदर एक जो है बेचैनी और क्या नाम है ये कहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। अक़लियत की तालीम के लिए बातचीत करेंगे अब्दुल लतीफ़ आरको साहब से। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है उर्दू का होना तालीम के लिए और ख़ास तौर पर अक़लियती तालीम के लिए, क्योंकि बहुत पिछड़ रहे हैं मुसलमान तालीम के मामले में। हम लोग सिरे से ही जब उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो हमारी हर चीज़ उर्दू के अंदर है, सेफ है, हर चीज़ हमें वहाँ से मिलती है। तो ये एक गवर्नमेंट की सोची समझी रणनीति है कि मुसलमानों को उनके मज़हब से भी दूर किया जाए और मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी जाए। आए दिन इस तरह की हरकतें बीजेपी के लीडर्स किसी न किसी रास्ते से आए दिन करते रहते हैं। मैं इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम जमातों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें सबको एक होकर एजिटेशन करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हमें कोर्ट भी जाना चाहिए। इस हुकूमत में कुछ बैठे हुए लोग आए दिन इस तरह की बातें फैलाकर हमें बिल्कुल बेचैनी में और परेशानी में डाल देना चाहते हैं। हुकूमत से सवाल किया है यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ आरको साहब ने। हुकूमत क्या जवाब देती है इस मसले को लेकर के? एम हुसैन खान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी से। साहब, हुकूमत से कई सवाल किए जा रहे हैं, क्या हुकूमत का नज़रिया वाकई ऐसा है जैसा बताया जा रहा है या इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या उर्दू ज़रूरी है या नहीं? उर्दू का जो मसला भी नया आया है, सबसे पहले तो आप हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है, उनसे आपका प्रतिनिधिमंडल जाके मिलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। अभी तक वो नहीं हुआ है। आप वक्त दिलाएंगे? आप अल्पसंख्यक मामलात मंत्री अरुण चतुर्वेदी साहब, उनसे मिले, एक उनसे आप डेलीगेशन नहीं मिले बनाया जाता है। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय यूनुस खान साहब है, उनसे आप नहीं मिले। और आप एकदम से उबाल आया क्योंकि कांग्रेस कोई कोई मुद्दा ढूंढती है। उनको अगर कोई छोटा सा मुद्दा मिलता है तो उसको एकदम से उछालते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे से अच्छा हमदर्द कोई भी भारतवर्ष में नहीं है। मतलब मैं उर्दू की इज्जत करता हूँ। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने रखा है एम हुसैन साहब ने कि उर्दू ही क्यों शिक्षा के लिए? क्या उर्दू की वजह से जो मुस्लिम आबादी है वो तालीम से पिछड़ रही है? क्या उसे प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? तो बड़ा सवाल है, उर्दू सहायक है या बाधक है? एक ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे और बात करेंगे उर्दू के महत्व के ऊपर, क्या उर्दू जरूरी है या नहीं। जल्दी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरबाज अहमद, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। फिलहाल हम बात कर रहे थे उन तमाम मौजूओं के ऊपर जिन मौजूओं को लेकर के यहाँ पर तमाम जो हमारे मेहमान हैं अपनी अपनी बात रख रहे थे। खासतौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठा कि उर्दू जो मुसलमानों की खासतौर पर तालीम की बात करें उसमें सहायक है या बाधक है? क्या उर्दू तालीम से रोक रही है या आगे लाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल उर्दू के लिए लिए गए फैसले का क्या कोई सकारात्मक परिणाम होगा या नकारात्मक? फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर सलावत खान साहब जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक़ रखते हैं, और एम हुसैन साहब की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? क्या उर्दू के ऊपर ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इन्हें आप सही मानते हैं या अपने लेवल पर कोई कोशिशें करेंगे कि उर्दू को लेकर के, उर्दू की बेहतरी को लेकर के और फिर से इसे सुचारू करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं? जो भी हमारे जैसे यूनुस खान जी कैबिनेट मंत्री है, उनकी भी ड्यूटी बनती है। आप लोगों जो भी हमारे सब की ड्यूटी बनती है। कोई भी आपके जो समस्या है हम आप लोगों के साथ है, आपके साथ सहयोग करेंगे। और सरकार से कोई भी आप सेवाएं लेना चाहें, एक्स्ट्रा कुछ भी, जो भी हम सब मिलके काम करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी करेंगे, सभी से करेंगे। तो आपका डेलीगेशन जब भी मिलना चाहे मैं आपके साथ चलें, हमारा पूरा साथ चलेंगे। आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। निजाम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने तमाम बातें सुनी, यहाँ पर उन लोगों की भी जो परेशान हैं, उन लोगों की भी जो सरकार की तरफ से अपना मत रख रहे हैं, विपक्ष के रूप में आप कितने मजबूती से इस मुद्दे को आगे उठाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या इस मुद्दे के अंदर दम है? आप इस मुद्दे के अंदर कोई फैसला या कोई बदलाव लाने में सक्षम मानते हैं खुद को? उर्दू का जहाँ तक सवाल है, उर्दू एक सरल भाषा है और उर्दू कम से कम ये मुसलमानों की नहीं, इसमें पुराने अगर आज के 25 साल 30 साल पहले अगर हम जाते हैं तो सारे ही बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग उर्दू के चहेते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, पढ़े हुए थे और पढ़ना पसंद करते हैं। आज भी दिल्ली में देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25-30% जो उर्दू का अखबार है वहाँ के पंजाबी और सरदार लोग पढ़ते हैं। तो मुसलमानों का तो उर्दू से लगाव लाजिम है,
क्योंकि उर्दू बगैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुसलमानों, हमारे मजहब से रिलेटेड भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अरबी उर्दू करीब करीब एक दूसरे के नज़दीकी हैं, तो उर्दू ज़रूरी है। और सरकार को मैं यहाँ के जितने भी मेरे बीजेपी के या कांग्रेस के या दीगर पार्टीज के साथी हैं, उनको मैं ये कहता हूँ, हम इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई चर्चा नहीं करें, सिर्फ एक पॉजिटिव सोच लेके इस इशू पे चर्चा करें कि सरकार से हमें इसमें क्या रिलीफ, कैसे रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें रखी। नादिम साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। नादिम साहब, आपने इन तमाम लोगों की बातचीत सुनी। आप जमात इस्लामी हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। जमात इस तरह के कई मसलों में, कई चीज़ों को लेकर के हमेशा आगे चलती रही। क्या लगता है आपको उस पूरे मसले के अंदर, तमाम हालात के अंदर क्या स्टैंड रखती है जमात अपना? क्या राजस्थान में उर्दू को इस तरह से बुनियादी अगर देखा जाए तालीम से ख़त्म करना अक़लियत की तालीम के ऊपर एक बड़ा हमला माना जा सकता है? एक बात जब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, संविधान में जिस चीज़ का प्रावधान है, अधिकार दिया गया है, आरटी एक्ट में जिसका प्रावधान है, उस सब के बावजूद सरकार जो कदम उठा रही है वो बड़ा अफसोसनाक कदम है। उर्दू चूंकि मुसलमान ज़्यादा पढ़ते हैं, मुसलमानों का साहित्य उसमें ज़्यादा है और उसको जोड़ दिया गया है मुसलमानों से, इसलिए उसके साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी सरकार को, हमारे शिक्षा मंत्री को और हमारी सरकार को ये समझना चाहिए कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये मुल्क की ज़बान है। ये मुल्क में पली है, मुल्क में बड़ी है और ये पूरे मुल्क की ज़बान। ये अलग बात है कि मुसलमान उससे ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं और ज़्यादा उनका जो भी, जैसे अभी बात आ गई थी, लेकिन उसको मैं दोहराना, जो व्यवहार किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा लगता है, उनको ये महसूस होता है कि इससे फ़ायदा जो ज़्यादा हो रहा है, शिक्षक हैं या छात्र हैं वो मुसलमान ज़्यादा हैं। इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए। अबुल लैथ साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक कॉमन मैन के हैसियत से, एक आम इंसान के हैसियत से, इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद में क्या आपको कुछ घुटन भरा सा माहौल महसूस होता है या लगता है कि भाई ये बेमानी है, खाली राजनीतिक मुद्दे हैं, सियासी मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब उर्दू का जन्म हुआ, जब उर्दू की पैदाइश हुई, तो जो लोग यहाँ उर्दू के लिए तलबगार थे, जिन्होंने उर्दू को यहाँ पैदा किया, उनका मकसद था कि जो यहाँ हिंदू, मुस्लिम और बहुत सारे संप्रदाय यहाँ मौजूद थे, उनमें आपस में ताल्लुकात के लिए इस भाषा, इस ज़बान को लाया गया ताकि इनमें सद्भाव पैदा हो, इनके अंदर मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे की बातचीत को समझें, उनके माहौल को समझें। लिहाजा उर्दू को हिंदुस्तान का एक बेहतरीन जुज़ मानते हुए इसको पैदा किया गया और इससे सद्भाव पैदा हुआ, इससे मोहब्बत पैदा हुई, इससे अखलाक पैदा हुए। तो वो ज़बान है जो सामंजस्य पैदा करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई, बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर पली बड़ी। जो अलग अलग धर्म थे, अलग अलग कौम थे, वो एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए इस भाषा का जन्म हुआ था। और इस भाषा को अगर नुकसान होता है तो देश के अंदर उस कौमी एकता को भी नुकसान पहुँचेगा, जिसको आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अभी तक बातचीत हुई उन परेशानियों के ऊपर, उन समस्याओं के ऊपर, उन चुनौतियों के ऊपर जो उर्दू को लेकर के। अब बात करेंगे ब्रेक के बाद इसके हल के लिए क्या रास्ता है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू को लेकर के अगर परेशानी है, जब सरकार भी नहीं चाहती कि उर्दू की शिक्षा में कोई कमी आए या उर्दू को लेकर के कोई दूसरी परेशानियां पैदा हो। तो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जल्दी और बात करेंगे इसके हल के ऊपर कि क्या हल इसमें निकाला जा सकता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और हम बात कर रहे हैं उर्दू के ऊपर। राजस्थान में उर्दू के ऊपर जो सियासत चल रही है उन तमाम मसलों को लेकर के कि उर्दू पहली से पांचवीं तक खत्म ना हो, उर्दू के शिक्षक पूरे मुहैया हों, उर्दू की तालीम पूरी तरह से मुसलमानों और तमाम उन लोगों को जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उनको मिले। आइए अब बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इसके लिए क्या सजेशन ये देना चाहेंगे। अमीन भाई आप बताइए। देखिए, सजेशन का तो एक ही है कि 1000 तालों की चाबी एक ही है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिब है। हमारा एक प्रयास अच्छा होना चाहिए। आप सरकार से भी बातचीत करेंगे, राब्ता करेंगे और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। आपसे हाफिज साहब आपसे जानना चाहेंगे, मंजूर साहब क्या सजेशन आप देना चाहेंगे, क्या रास्ता आप मानते हैं? देखिए, इसका आप रास्ता जो है वो ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी मसला नहीं है। सिर्फ जो गाइडलाइन जो है स्टफिंग पैटर्न के लिए जारी की गई है, उसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ने की ज़रूरत है। और वो गाइडलाइन ये है कि जहां अल्पसंख्यक बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं
जो एक सरकार गुजराल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि 10 बच्चे एक क्लास में या 40 बच्चे एक स्कूल के अंदर उर्दू पढ़ने वाले हैं, तो स्टफिंग पैटर्न में वहाँ उर्दू टीचर का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो मसला हल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जो है नियत करने की ज़रूरत है। आरको साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन ये है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर ये कहने सुनने से मान लेती सरकार तो इसको लागू करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें इसको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से सारे संगठन एक होकर जहाँ मिलने की बात है मिल भी लें, और अगर एजुटेशन की ज़रूरत है तो एजुटेशन भी करें, और कानून की बात जहाँ है कि हमें अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो उसकी भी तैयारी करें। एम हुसैन खान साहब, आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार का हिस्सा हैं आप, क्या लगता है आपको क्या रास्ता इसमें निकल सकता है? इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतिनिधिमंडल समाज का, हमारे जो माननीय मंत्रीगण है उनसे आप मिलें। यूनुस खान साहब है, देवनानी जी साहब है, अरुण जी चतुर्वेदी साहब है। अगर मामला अगर हल नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी है। सलावत खान साहब हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका क्या सजेशन है इस पूरे मामले? मैं कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाए नहीं, और अपनी जो समस्या है वो जो जी विभाग के मंत्री है उनसे भी मिलेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और समस्या का समाधान वही करेंगे। निजाम साहब, आपका क्या सजेशन है? एक मीटिंग करके सामूहिक रूप से, ना कांग्रेस ना आपका एक पार्टी, ना सामूहिक आपका पार्टी, प्रयास किया जाए, सामूहिक सियासत प्रयास को दूर रख के। करें। और अगर नहीं मानते तो जैसे आरको साहब ने फरमाया कि हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट का भी हमारा लास्ट ऑप्शन है। पहले तो हम राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे, मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड है। बतौर विपक्ष आप ये चीज करेंगे? नाजिम साहब, आपसे जानना चाहिए। मैं 3 छोटे छोटे सुझाव देना चाह रहा हूँ। पहला सुझाव सरकार को है, ये तो एक मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, सरकार इस पर ध्यान दे और अपने मजमूई तौर पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, नंबर 1। नंबर 2, इस मुद्दे पर जो बात आई है वो ये कि सभी सब मिलकर के संगठन, बल्कि एक और उसमें आगे बढ़ के मैं कहना चाहता हूँ, और भी जिन पर जो दूसरी भाषाओं से जुड़े हुए अल्पसंख्यक अल्प भाषा से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी साथ लेकर के और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जाए। अगर वो मिलती हैं बहुत अच्छी बात है और बात मानती हैं बहुत अच्छी बात है, वरना तीसरा जो मेरा सुझाव है और जो सबकी राय है वो ये है कि एक भरपूर तरीके से, पूरे जोरदार तरीके से कोशिश की जाए, जरूर कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। अबुल साहब, आपसे जानते। देखिए, इसमें सकारात्मक पहल करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संगठनों को साथ लेकर उर्दू की हकीकत और उसकी ज़रूरत को सरकार के सामने रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे तमाम गेस्ट। हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं जो कि उर्दू एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इमाम काउंसिल से हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उर्दू शिक्षक हमारे साथ में मौजूद हैं जो पढ़ा रहे हैं, तमाम परेशानियों को फेस कर रहे हैं। मदरसों से हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनके सजेशन हम जानना चाहेंगे। इमाम काउंसिल से जावेद साहब हमारे साथ में हैं, मोहम्मद मुर्तज़ा जावेद साहब। उर्दू के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू के लफ्जी माने लश्कर के हैं। लश्कर में कोई एक कौम, एक बिरादरी नहीं रहती है, सारे के सारे लोग होते हैं, ये मजमुआ है पूरी कौम का। लेकिन ये बात भी सच है कि उर्दू के ताल्लुक से ये नाइंसाफियाँ हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है या इससे मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है। अगर मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों की ज़ुबान समझ ली गई है, इसलिए इसको तकलीफ पहुँचाई जा रही है, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमानों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप मुसलमान भी इसको अपनी ज़ुबान समझ लें, क्योंकि मुसलमान ना अपनी ज़ुबान समझें और ना दूसरे लोग अपनी ज़ुबान समझेंगे तो ये उर्दू ख़त्म हो जाएगी। उर्दू मेरे यहाँ 3 साल पहले गैर जो हरिजन समाज से 3 बच्चे उर्दू के अंदर डी बना था उनका सेकेंडरी के अंदर। जी, तो उर्दू के अंदर मुसलमान ही नहीं, हिंदू जो निचली कास्ट के हैं, ऊपरी कास्ट के हैं, ST SC हैं, सब पढ़ते हैं, तो उर्दू के लिए आगे आना चाहिए। तो आज हमने बातचीत की उर्दू के उन तमाम मसलों के ऊपर जो राजस्थान में चले आ रहे हैं। पहले भी उर्दू के ऊपर एक तहरीक चली थी, आज एक बार फिर से तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। यहाँ पर आज डिस्कशन में बीजेपी, कांग्रेस और इस तहरीक से जुड़ी तमाम तंजीमों ने अपनी अपनी बात रखी। परेशानियाँ बहुत हैं, रास्ता एक है कि जो उर्दू है उसे क्लास पहली से अगर बात करें और 5वीं तक की अगर बात करें, लेवल 1 और लेवल 2 में पूरी तरह से मुहैया कराए जाए तमाम टीचर उन बच्चों को जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कि अक़लियती इस तरह के मोहल्लों के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर काफ़ी मेजॉरिटी के अंदर वो बच्चे मौजूद हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम डिस्कशन के बाद में इसका
नतीजा क्या निकलता है, ये तंजीमें, ये तमाम पार्टियां क्या अपने लेवल पे कोशिशें करती हैं, क्या इस तमाम तहरीक के बाद में कोई नतीजा सामने आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से, किसी और मौजू पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। खुदा हाफिज।